नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके और मालदीव की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। इससे पहले मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मालदीव से सीधे तमिलनाडु पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तूतीकोरिन में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूके के साथ हुए एफटीए से देश को मिलेगा लाभ। कहा, एक विकसित देश के साथ हमने अपनी शर्तों पर किया समझौता। संवेदनशील क्षेत्रों में भारत ने अपने हितों को रखा सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी को पड़ गई है माफी मांगने की आदत। अपने कामों के लिए 10 साल बाद भी मांगेंगे माफी। और कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए। मालदीव के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मालदीव की राजकीय यात्रा पर थे और 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। वे समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। माले में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने मार्च पास्ट की सलामी ली और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मालदीव 1200 द्वीपों से बना देश है जो कि भारत के मुख्य भूभाग से करीब 1200 किलोमीटर की ही दूरी पर है। खाड़ी देशों से भारत आयात होने वाले कच्चे तेल इसी रास्ते से होकर आता है। वहीं मालदीव एक अहम मैरीटाइम रूट भी है। ऐसे में भारत के मालदीव के विकास से लेकर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में हमेशा से एक बड़ा सहयोगी रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल तमिलनाडु के दौरे पर होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी तूतीकोरिन में आज 4900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। मालदीव की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी हवाई, सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल भवन का निर्माण 17,340 वर्ग मीटर में किया गया है। लगभग 4900 करोड़ रुपये से योजनाएं, चाहे एनएच के क्षेत्र की हों, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हों, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हों, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए हैं, तो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक एटीआर उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज़ यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे गतिविधियाँ हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में सड़क क्षेत्र में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
इसमें NH-36 पर सेठिया थोप से चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और NH-138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार से यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पे कैसा ये पर्ल सिटी और हार्बर सिटी माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे अपना ट्रेडिंग वर्क वगैरह हार्बर के थ्रू होता है। अभी ये एयरपोर्ट की वजह से आप देखिए साउथ इंडिया को और स्पेशली साउथ तमिलनाडु को बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है व्यापार के रूप में। यहाँ के व्यापारी अब हर टाइम पे चेन्नई जाके वैसा वहाँ से करना पड़ता था व्यवहार वगैरह सब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा व्यापार लोग का खास करके, और उसके थ्रू क्या है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाले 300 बोट्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये बोट्स ली हैं। अब एयरपोर्ट की वजह से मछलियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर गारमेंट्स का एक हब है। हम लोगों को सूरत, मुंबई और दिल्ली जाने के लिए अब अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम करेगा। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जाने के लिए पहले मदुरई या चेन्नई एयरपोर्ट से जाना पड़ता था। इससे समय बहुत लग जाता था। अब यहाँ एयरपोर्ट हो जाने से सीधे जा सकेंगे, समय बचेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिदम्बरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इससे माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स में तेजी आएगी। रेलवे क्षेत्र में भी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें मदुरै बोदिना यकनूर लाइन का विद्युतीकरण, नागरकोइल कन्याकुमारी और अरलवय मोजी नागरकोइल खंडों का दोहरीकरण शामिल है। इनसे यात्रा समय घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगी और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा तमिलनाडु के विकास को नई दिशा देने वाला है। इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा, बल्कि हवाई, रेल और समुद्री संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार को भी नई गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाटीन का चोखा। MDH सोयाटीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाटीन असली प्रोटीन। MDH LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाणिज्य भवन में आयोजित CIM कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत को काफी लाभ होगा। किसानों, मछुआरों और कारीगरों को अपार अवसर प्रदान होंगे। The free trade agreement between India and UK, the comprehensive economic trade agreement, clearly
reflects the growing relevance and importance of India at the world stage. The Honorable Prime Minister of United Kingdom also said that this is the most important free trade agreement that the UK is entering into post-Brexit. In fact, this is a very comprehensive agreement having 30 chapters. I don't recall any other FTA has 30 chapters. And a very wide span of subjects are covered. और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते से देश के लोगों को होने वाले लाभ को बताते हुए कहा कि इस समझौते में देश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों के उन्हें सुरक्षित रखा गया है और साथ ही कहा कि इस एफटीए में देश के डेयरी, चावल और चीनी उत्पादों को नहीं खोला गया है. So much so that without compromising our interests at all, we have been able to come to terms on even issues like gender, environment, on IPR, intellectual property rights, and there's some misconstrued notions that some of you have carried, which I'm happy to address. We have protected all the sectors of India's sensitivity vis-a-vis UK. So dairy, for example, we have not opened for UK. Rice and sugar, we have not opened for UK. So specific areas of concern where we do not wish to give access, we have been able to protect so that there is absolutely no area for concern for India in this FTA. और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने कामों के लिए 10 साल बाद माफी मांगेंगे. राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं. पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी. ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था. ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं. राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे. वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं. ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके और मालदीव की सफल यात्रा के बाद स्वदेश पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री मोदी मालदीव से सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं. बेहद सफल दौरा. और ऐसे में अब मालदीव के बाद तमिलनाडु की अगर बात करें तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है. 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और लगभग 4900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. और इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी. तो साफ तौर पर हमने देखा कि अब अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बाद अब जब प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं तो ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण और उसके बाद वो जो दौरे थे ऐतिहासिक रहे हैं, चाहे बात यूके की हो और उसके बाद मालदीव का और उसके बाद अब जब तमिलनाडु की धरती पर पहुंचे हैं तो ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है. और साफ तौर पर 4900 करोड़ से अधिक की जो तमाम परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे. तो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें आगे की जो बागडोर है वो और तेज़ गति से आगे बढ़ाई जाएगी और विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं किस तरह से और ज़्यादा उसको विकसित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर आगे की रणनीति पर काम होता हुआ नजर आएगा. तो तमिलनाडु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं और सीधे तमिलनाडु की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं. तूतीकोरिन
जो तमिलनाडु में है वहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ गति के साथ जो काम हो रहे हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय संपर्क हो, चाहे स्वच्छ ऊर्जा या औद्योगिक विकास, इन सभी को रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी और तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर सीधे तौर पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई, सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ करेंगे। लगभग 450 करोड़ से लागत से बने नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इस टर्मिनल भवन का निर्माण 17,340 वर्ग मीटर में किया गया है और अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर ये बानगी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इसलिए कई मायनों में ये दौरा जो है वो बहुत खास होने वाला है। आज और कल तमिलनाडु का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने के लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। 4900 करोड़ रुपए का तोहफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे और तमाम ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जो राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। 3600 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी प्रधानमंत्री यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी चरम पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं और उसके बाद आज और कल का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण और बेहद खास ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें तमाम नई नई योजनाएं, परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करते हुए और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ अगर प्रोजेक्ट्स की बात भी की जाए तो इस दौरे में सड़क क्षेत्र में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें NH-36 पर सेठिया-थोप और चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और NH-138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं काफ़ी यहाँ पर उत्साहित हैं और उनका कहना भी है कि एयरपोर्ट में जो सुविधा होगी उसका विस्तार होगा, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने देखा है पहले भी तमाम काम किए गए हैं, ऐसे में और भी ज़्यादा आगे इस पर काम किए जा रहे हैं और तमाम जो जोर है वो इस पर दिया जा रहा है जिससे जो विकास का बुनियादी ढांचा है वो और ज़्यादा मजबूत और सशक्त होता हुआ नजर आए। मजबूत भारत की, विकसित भारत की इस कड़ी को और ज़्यादा मजबूत करने में। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास और प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं स्वदेश, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दुरुस्त करना है उसकी बात हो, या इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें कैसे और ज़्यादा नीतिगत निर्णयों के तहत आगे बढ़ा जाए, अलग अलग बिंदुओं को छुआ जाए और उसके बाद एक मुकम्मल जो विकास का पैमाना है उसको और ज़्यादा बड़ा किया जाए। And the other dignitaries who have graced this occasion with their presence. இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் சார்பாகவும் நம் அனைவரின் சார்பாகவும் பேரன்பிற்குரிய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நமது மதிப்பிற்குரிய விருந்தினர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த பகுதியின் விமான போக்குவரத்து அனுபவத்தை முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கவிருக்கும் இந்நாள் இவர்களது வருகையால் மேலும் சிறப்படைந்துள்ளது. Sir, your stately presence here today underscores the significance of this milestone in our aviation journey. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow citizens, it is our privilege to welcome you all to the inaugural ceremony of the new terminal in Thoothukudi. Today we gather to witness a momentous occasion in the history of our aviation industry. This state-of-the-art terminal is a testament to our commitment to enhancing air travel experiences and fostering economic growth. It is time to now welcome and honor our guests.
Honorable Minister, Government of Tamil Nadu, Shri Thangam Thennarasu ji, will now present a memento to our Honorable Prime Minister. மாநில அரசின் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் வள்ளுவர் கோட்டத்தின் மாதிரியை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு அளித்து கௌரவிக்கிறார்கள். Thank you. We now request Union Minister of State, Dr. L. Murugan ji, to deliver the welcome address. மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम. இன்றைக்கு நம்மளுடைய தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் மரியாதைக்குரிய திரு ஆர்.என். ரவிஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களே, மத்திய அமைச்சர் அவர்கள், மாநில அமைச்சர்கள் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, திரு டிஆர்பி ராஜா அவர்களே, ஸ்ரீமதி கீதா ஜீவன் அவர்களே, ஸ்ரீ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களே, நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் ஆபரேஷன் சிந்தூர் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுவிட்டு முதல் முறையாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். நாம் அனைவரும் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுப்போம். சகோதரர்களே, நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு 4800 கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களை நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க இருக்கிறார்கள். நாம் ஒரு காலத்தில் வெளிநாடுகளில் கடன் வாங்கி இருந்தோம். ஆனால் பிரதமர் அவர்கள் இங்கு வருவதற்கு முன்னால் மாலத்தீவிற்கு 4850 கோடி ரூபாய் கடனாக கொடுத்துவிட்டு, நம்மளுடைய நாட்டிலிருந்து கடனாக கொடுத்துவிட்டு நமக்கு இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதே போல இங்கு வருவதற்கு முன்னால் இங்கிலாந்துல ஒப்பந்தத்தை, ஃப்ரீ ட்ரேட் ஒப்பந்தத்தை செய்துவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள். நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கடந்த 11 ஆண்டுகளில் தமிழகத்திற்கு 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் நமக்கு நிதியாக தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக கொடுத்துவிட்டு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய வஉசி ஐயா அவர்களுடைய கனவு சுதேசி கப்பல், தன்னுடைய சொந்த சொத்தை விட்டு சுதேசி கப்பலை விட்டார்கள். அவருடைய வழியில நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு சுதேசி, நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பர் பாரதத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மளிடத்திலே வந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் சார்பாக, தூத்துக்குடி மக்கள் சார்பாக, தமிழக மக்கள் சார்பாக அவர்களை வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you, sir. We now request Union Minister Shri Kinjarapu Rammohan Naidu ji to address the gathering. மத்திய அமைச்சர் திரு கிஞ்சரப்பு ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களை உரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji,
Honorable Governor Tamil Nadu R.N. Ravi ji, Honorable Minister of State, Union Government L. Murugan ji, Honorable Ministers from the State Government of Tamil Nadu, Tangam ji, Raja ji, Geeta ji, Honorable Member of Parliament Kanimoyi ji, dignitaries on the dais, officials, Enniya Tamil Nadu Sagodara Sagodagargalai, Vanakkam, Tamil Tayin Ashirvadatal, Koncham Tamil Pesigire, Enandra Tamil Enakku Romba Pedikkum, Manbumigu, Pradhamar Thiru Narendra Modi ji, Munnaliyal Miga Periya, Ulkattamaipu Thittangalin, Thodakkam Matrun Adikal Nattu Vilavil, Tamil Nadu Makkalukku Enadu Manamarnda, Valatukkalai Therivettu Kolgiren. Tamil Nadu Eppoludume, Ariviyal, Tyagam Matrum Sevayil Munnodigade, Tigalagiradu. Idu Tiruvallavaran Bhumi, Ramanujanan Bhumi, Dr. APJ Abdul Kalamin Bhumi, Veeraman, Idiyam Thangum, Valimai Narainda Bhumi, Sumar Ayrum, Andugulakku Munbu, Valimai Mikka Perarasar, Rajendra Cholan, Chola Perarasan, Adigarattai, Gangai Karai Varai Kondu Sendrar. I believe this day is not just about inaugurations. It is a celebration of Tamil pride, legacy, and Tamil aspirations. Today, the conqueror of the hearts of Tamil people, visionary leader, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has brought gifts of growth and transformation to the shores of Tamil Nadu in the form of airport, railway, highway, and power projects worth 4,784 crores. Just like the Cholas, who built grand temples and harbors, today we are building world-class modern Indian infrastructure under the visionary leadership of our Prime Minister. Honorable Prime Minister's vision of Ek Bharat, Shresth Bharat, inspired by our Tamil wisdom of Yadam Ore, Yardaram Kelir, all places are ours, all people are our kin, has to be our guiding mantra. Over the last 10 years, through enhanced regional connectivity and stronger economic linkages, we have brought the corners of the country closer than ever before. The budget for railways, roads, airports, ports, electricity, water, gas pipelines has increased by nearly 6% in the last 10 years. And today, with massive investments of more than 4,800 crores across sectors, the foundation of Viksit Tamil Nadu is being laid right here, right now, under the right leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I believe it marks a new era of growth, opportunity and pride for southern Tamil Nadu, and a golden chapter for the port city, for the pearl city and the proud city of Thoothukudi. Today we are doing 548 crore transmission line, 2,500 crore road infrastructure projects, and doubling of railway sections. And among all the landmark announcements today, I believe that the most transformational is the inauguration of this magnificent new terminal building of the Thoothukudi Airport, built with an investment of 452 crores. I perceive it is not just an airport terminal, it is going to be the gateway for travel, trade, and tourism for the entire southern Tamil Nadu. In 2014, there were only 1,300 aircraft movements in this terminal, but now with the building of the new terminal, we are going to increase it to almost 3,600 today. And passenger footfall has also increased by 3 times. With the growing demand and aspirations, the need is there now to connect Thoothukudi with different places in the country, with Southeast Asia and also the Gulf. And now today, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we have inaugurated the new terminal building. And the features of this new terminal building, this terminal building spans 17,341 square meters, which is 17 times bigger than the old terminal. And the runway has been extended from 1,300 meters to 3,100 meters, which is 2.5 times bigger. Now in the old terminal, only ATR flights were coming here. But now with the expansion of the terminal, you will see bigger flights coming here
which is going to give you bigger opportunities, which is going to take you to bigger dreams and also bigger growth. We are planning to convert the old terminal into a dedicated cargo terminal, which is going to unlock new possibilities for our farmers, fishermen, traders, and small industries from this Thoothukudi. And right now, fisheries are transported all the way to Cochin and Bangalore. With this dedicated cargo terminal, Thoothukudi can become a seafood export hub. And also you have Thovalai Flower Market just 70 kilometers away. Right now they are using Thiruvananthapuram Airport, but now with this, you can send your flowers with fresh, good scent across the world wherever you want. And likewise for the banana farmers and the palm farmers, all of these can utilize the new cargo terminal which we are going to build here. And we have set ambitious goals for the cargo sector also, scaling up the throughput 3 times from 3 million to almost 6 to 7 million in the next 3 years, and by 2047 to 21 million metric tons. And to make this happen, from the Ministry of Civil Aviation, we are taking inspiration from our Honorable Prime Minister and his initiative of one district, one product. And in future, we are going to take inspiration from it and do one airport, one product for the cargo terminals. We are going to streamline the cargo services so that the best product of that area can not only be transported to different parts of the country, but to different parts of across the world. And beyond cargo opportunities, this region is also blessed with natural beauty and rich cultural heritage, offering immense potential for tourism also to flourish in future. Kanyakumari, Kuttalam, Lord Murugan in Tiruchendur, and Kalugumalai, all of these are important locations which are going to be connected with this Thoothukudi airport. And above all, we are pleased to share that Tuticorin is now ready to welcome travelers with all modern facilities in the airport. The new terminal building blends tradition with modernity, showcasing Tamil Nadu's rich cultural heritage through its design and interiors. And I'm sure that when you see the terminal building from inside, you will be captivated by the artwork which is depicting the rich, vibrant legacy of this great land of Thoothukudi and Tamil Nadu. And I am also proud to share the fact that the new terminal effectively enhances Griha 4 sustainability rating with features like 100% LED lighting, energy efficient systems, and on-site sewage treatment plant. We have also commissioned a 300 kilowatt solar plant at the airport itself, which is going to offset 4,000 to 5,000 tons of carbon dioxide over the next 10 years. This is equivalent to planting 10,000 trees in our environment. And through this platform, I would also like to highlight that it was not just Thoothukudi Airport which is getting developed under our Honorable Prime Minister. We have done this across states of the country, across numerous airports. And if you take the example of Tamil Nadu, in Tiruchi Airport, 1,200 crores was spent and Honorable Prime Minister has inaugurated it in 2024. And likewise, another terminal building where we spent 1,260 crores in Chennai was also inaugurated by our Honorable Prime Minister in 2023. And I must mention that the economic impact of these airports goes far beyond infrastructure, with the remarkable phase of airport development in the country, operationalizing one airport every 50 days in the last 10 years. No other country has done it. Only under the leadership of our Honorable Prime Minister, every 50 days, one new airport has been inaugurated in this country. And that is the strength of the leadership that he has shown. And this growth in the airports has increased the number of jobs that the Indian aviation has created by 102% from 2017 to now. And this translates to over 5 lakh direct jobs getting created in the next 3 to 4 years. If 5 lakh direct jobs are created, then the force multiplier is around 15. So you can imagine how many new indirect jobs are also getting created by setting up of these airports. And these airports are indeed transformers of regional economy. India has doubled its size in just 10 years. And I'm proud that aviation has played one of the key players in growing this center, in being the center of growth. We have doubled the number of airports, doubled the number of aircrafts, doubled the number of air travelers in this country. And today, by transforming the 3-decade-old Thoothukudi Airport into a modern terminal, we have showcased our NDA government's resolve to deliver world-class airport infrastructure
to every corner of this country. And I'm confident that this upgraded airport is set to attract more tourists and drive the key industries like trade and other industries like farmer, agriculture and fisheries. Tamil culture, Tamil cuisine and the Tamil spirit deserve to be experienced by the world, and I hope this terminal would be a gateway for that experience. And Honorable Prime Minister Ji, the people of Thoothukudi will never forget this day. The region always had a great potential, and today with the help of you, this potential has been realized, and this Thoothukudi area is moving to a far greater strength. And I have to tell the people of Thoothukudi and also the people of Tamil Nadu, as a brother coming from Andhra Pradesh, I am very fortunate, and we are all very fortunate that today we have Narendra Modi ji as our Prime Minister. You have seen how hardworking he is. 24 hours without a break he is working for the country. In the morning he was in Maldives. Yesterday he was in UK. Tomorrow he'll be in some other state. And day after he'll be with some other people. Every time, every step, every decision, every breath he is thinking of only one thing: what can I do for this great country, India? It is a great opportunity for all of us to be working under his leadership. As a young minister in his cabinet, I take inspiration from him. I got the great opportunity to see him every day and to work under him. And it is not only me, I believe crores of youngsters from this country are taking him as an inspiration to serve the people of this country and to participate in the nation building. Thank you once again, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for leading Tamil Nadu, for leading the country towards Viksit Bharat. Thank you once again. Tamila Makkalaku, Enadum Manumaranda, Valtukkalai, Mendam, Tevirittu Kolgiren. Nandri, Vanakkam, Jai Bharat. Thank you, sir. Azhagana Tamilukkum Nandri. We shall now witness the unveiling of the plaques of various projects worth 4,900 crore rupees. Laying of foundation stone of transmission system under ISTS for evacuation of power from Kudankulam. Inauguration of new terminal building of Tuticorin Airport. Cargo berth 3 of VOC Port. Dedication to the nation of 4-laning of Setiatop Cholapuram section of NH36. 6-laning of Tuticorin Port Road section of NH138. Doubling of Nagarkoil Town Kanyakumari Railway Line. Doubling of RL Vaimori Nagarkoil Junction Tirunelveli Melapalayam Railway Line. Madurai Bodhinayakanur Railway Line Electrification Project. நமது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட, துவக்கி வைக்கப்பட்ட, நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களின் பெயர் பொறிப்பை திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள். Sir, we request you to digitally unveil the plaques on various projects. Thank you, sir. We shall now watch a brief video portraying and detailing on the projects that were inaugurated by our Honorable Prime Minister. துவக்கி வைக்கப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்த ஒரு சிறிய காணொளியை நாம் இப்போது காணலாம். Let's watch it now. Over the past 11 years, India has experienced significant transformation under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. From bustling metropolitan cities to the emerging urban centers, the country's infrastructure and connectivity has expanded multifold across sectors such as civil aviation, railways, highways, ports, power, and more.
by establishing a strong foundation for a future-ready India. Tamil Nadu has emerged as a key beneficiary of this growth, witnessing major boost to all infrastructure sectors. आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है. Tamil Nadu, one of the most industrialized and culturally rich states, continues to play a crucial role in India's economic progress, is being gifted with 8 infrastructure projects worth rupees 4,900 crore, set to transform the development landscape of the region. Catering to the growth of civil aviation, a new state-of-the-art airport terminal building with a built-up area of over 17,000 square meters, and its allied infrastructure including a new ATC tower cum technical block at a cost of over rupees 450 crores and a new apron and extension of runway to 3,115 meters from the existing 1,350 meters to accommodate larger aircraft. The new terminal is capable of serving 20 lakh passengers annually, which is 6 times more than the existing capacity. Also features various amenities which elevate passenger experience. The eco-friendly terminal design is a harmonious blend of tradition and contemporary architecture, reflecting the rich heritage of Tamil Nadu, while the interiors elegantly showcase the rich tapestry of local art and culture. To achieve the goal of Viksit Bharat by 2047, Government of India is rapidly upgrading the highway, railway, ports and power distribution projects too across the country. The 2 major road projects worth over rupees 2,500 crore marks a major step towards strengthening Tamil Nadu's infrastructure and connectivity. The first project involves the 4-laning of the Sethia-Thopa to Cholapuram segment of NH36, which stretches over 50 kilometers, executed at a cost of over rupees 2,300 crore, featuring 34 kilometers of brownfield alignment and 16 kilometers of bypasses, which also includes 7 flyovers, 4 major bridges and 13 vehicular underpasses, cutting travel time by 45 minutes between Chennai and the Delta district Tanjore. The second project pertains to the 6-laning of the Tuticorin Port Road section of NH 138, spanning 6 kilometers, has been developed at a cost of rupees 200 crore, significantly enhancing port connectivity and quicker cargo movement. Tamil Nadu is all set to ride on the fast track of growth with transformative rail projects worth over rupees 1,000 crores. The Madurai to Bodhinayakanur rail line electrification, a 90-kilometer project completed at a cost of nearly 100 crore rupees, promises faster and environment-friendly journeys to passengers. The doubling of the Nagercoil town to Kanyakumari railway line of 21-kilometer stretch, built at a cost of rupees 650 crore, and that of Aral via Mori to Nagercoil junction and Tirunelveli to Melapalayam sections, built at a cost of over rupees 280 crore, will fulfill the aspirations of people for faster journeys. The VO Chidambarnar port in Tuticorin has augmented infrastructure by constructing a new North Cargo Berth 3 at a cost of rupees 285 crore, will enhance the cargo handling capacity of the port by about 7 mmTPA. This will improve overall port efficiency and optimize cargo handling logistics, including dry bulk cargo. A project worth nearly rupees 550 crore for the evacuation of power from Kudnakulam Unit 3 and 4 under ISTS entails the implementation of a transmission system from the Kudnakulam nuclear power project to the Tuticorin gas insulated substation. This 206 circuit kilometer transmission scheme enables the transfer of 2 gigawatt of clean and sustainable energy to Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Puducherry. Today is a day of great pride for the people of Tamil Nadu, as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is laying the foundation stone, inaugurating and dedicating these projects.
which will further elevate Tamil Nadu, South India and India as a whole to greater heights of growth and development. Thank you. நாம் காத்திருந்த தருணம் வந்துவிட்டது. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை உரை நிகழ்த்த வருமாறு பேரன்புடன் அழைக்கின்றோம். The wait is over. The moment has arrived. We are enthusiastic and excited to listen to the insights our Honorable Prime Minister has to share. We welcome our respected Prime Minister to address the gathering. வணக்கம். तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी किंजरापू राममोहन नायडू जी, डॉक्टर L मुरुगन जी, तमिलनाडु के मंत्री तंगम तेनरसु जी, डॉक्टर TRB राजा जी, P गीता जीवन जी, अनीता R राधाकृष्णन जी, सांसद कनिमोळी जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे MLA नयनार नागेंद्रन जी और तमिलनाडु के मेरे भाई और बहनों, आज करगिल विजय दिवस है। मैं सर्वप्रथम कारगिल के वीरों को नमन करता हूं, शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு ஆளுநர் RN ரவி அவர்களே, அமைச்சரவையில் என் சகாவான கிஞ்சரப்பு ராமமோகன் நாயுடு அவர்களே, டாக்டர் L முருகன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டின் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, B கீதா ஜீவன் அவர்களே, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்களே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர், மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டின் என் சகோதர சகோதரிகளே, இன்று கார்கில் வெற்றி திருநாள். நான் முதன்மையாக கார்கில் வீரர்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். உயிர் தியாகிகளுக்கு என் श्रद्धांजलिகளை अर्पणम செய்கிறேன். फ्रेंड्स, मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन के विदेश प्रवास के बाद मुझे सीधे भगवान रामेश्वर की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। विदेश प्रवास के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। நண்பர்களே, 4 நாட்கள் அயல் நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்திற்கு பிறகு பகவான் ராமேஸ்வரனுடைய புனிதமான மண்ணில் நேரடியாக கால் பதிக்கும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்த்திருக்கிறது. அயல் நாடுகள் பயணத்தின் போது பாரதம் மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு இடையே வரலாற்று பூர்வமான வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருக்கின்றது. ये भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। பாரதம் மீது உலகம் அதிகரித்து வரும் நம்பிக்கை, பாரதத்தின் புதிய தன்னம்பிக்கை
ஆகியவற்றின் அடையாளம் இது. இந்த தன்னம்பிக்கையோடு நாம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை படைப்போம், வளர்ச்சியடைந்த தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம். आज भी यहां भगवान रामेश्वर और भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन के आशीर्वाद से तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। 2014 में तमिलनाडु को डेवलपमेंट के शिखर पर ले जाने का जो मिशन शुरू हुआ था, तूतुकुड़ी लगातार उसका साक्षी बन रहा है। இன்றும் கூட பகவான் ராமேஸ்வரன் அறுபடை வீட்டின் இரண்டாம் படை வீடாம் திருச்செந்தி நகருரையும் செந்தூர் முருகன் ஆகிய தெய்வங்களின் நல்லாசியோடு தூத்துக்குடியில் வளர்ச்சி பணிகளின் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டு வருகின்றது. 2014ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சியின் சிகரங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் குறிக்கோள் பயணம் தொடங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அதன் சாட்சியாக தூத்துக்குடி ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றது. फ्रेंड्स, पिछले साल फरवरी में मैंने यहां वीओ चिदंबरनार पोर्ट के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास किया था। उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था। सितंबर में मैंने नए तूतुकुड़ी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का लोकार्पण किया था। நண்பர்களே, கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நான் இங்கே வாவு சிதம்பரனார் துறைமுகத்திலே வெளிப்புற துறைமுக சரக்கு பெட்டி முனையத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டினேன். பல நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள திட்டங்களை அப்போது நான் தொடக்கி வைத்தேன். செப்டம்பரிலே புதிய தூத்துக்குடி சர்வதேச சரக்கு பெட்டி முனையத்தை குடிமக்களுக்கு நான் अर्पणम செய்தேன். आज एक बार फिर यहां 4800 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें एयरपोर्ट, हाईवेज, पोर्ट्स और रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और पावर सेक्टर से जुड़े अहम इनिशिएटिव भी हैं। मैं आप सभी को, तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। இன்று 4800 கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள திட்டங்கள் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படவும் இருக்கின்றன, அடிக்கல் நாட்டப்படவும் இருக்கின்றன. இவற்றில் விமான நிலையங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் ரயில்வே துறையின் திட்டங்களோடு எரிசக்தி துறை சார்ந்த முக்கியமான முன்னெடுப்புகள் இருக்கின்றன. நான் உங்கள் அனைவருக்கும், தமிழ்நாட்டின் மக்களுக்கும் இதன் பொருட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बैकबोन होते हैं। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी
क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। நண்பர்களே, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் எரிசக்தி இவை எந்த ஒரு மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் முதுகெலும்பு போன்றவை. இந்த 11 ஆண்டுகளிலே உள்கட்டமைப்பு மற்றும் எரிசக்தி துறைகளின் மீது நமது முனைப்பான கவனம் நமக்கு என்ன தெரிவிக்கிறது என்றால், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி நமக்கு எத்தனை முதன்மையானது என்பதைத்தான். இன்றைய அனைத்து திட்டங்களும் இணைப்பு திறன், மாசேற்படுத்தா எரிசக்தி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றின் மையப்புள்ளியாக தூத்துக்குடியையும் தமிழ்நாட்டையும் உருவாக்கும். साथियों, तमिलनाडु और तूतुकुड़ी की धरती ने, यहाँ के लोगों ने सदियों से समृद्ध और सशक्त भारत के लिए अपना योगदान दिया है। इसी धरती पर वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई जैसे विजनरी पैदा हुए। उन्होंने गुलामी के दौर में भी समुद्र के जरिए व्यापार की ताकत को समझा। उन्होंने समंदर में स्वदेशी जहाज चलाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। நண்பர்களே, தமிழ்நாடு மற்றும் தூத்துக்குடியின் மண்ணும் இங்கிருக்கும் மக்களும் பல நூற்றாண்டு காலமாக, பல நூற்றாண்டுகளாக தன்னிறைவான சக்தி படைத்த பாரதத்திற்காக தங்களுடைய பங்களிப்பை அளித்து வந்திருக்கின்றார்கள். இதே மண்ணில்தான் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களைப் போன்ற தொலைநோக்காளர்கள் தோன்றினார்கள். அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்திலேயே கூட கடல் வழி வாணிபத்தின் சக்தியை புரிந்து கொண்டவர் அவர். ஆழ்கடல்களின் மீது சுதேசி கப்பலை செலுத்தி ஆங்கிலேயர்களுக்கு சவால் விட்டவர் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள். इसी भूमि पर वीर पांड्या कट्टाबोम्मन और अळगु मुथुकोन जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्र और समर्थ भारत का सपना बुना था। இந்த மண்ணில்தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், அழகுமுத்துக்கோன் போன்ற மாமனிதர்கள் சுதந்திரமான வல்லமை மிகு பாரதம் படைக்கும் கனவை காணச் செய்தார்கள். सुब्रमण्यम भारती जैसे राष्ट्र कवि का जन्म भी यहीं पास में हुआ था। आप सब जानते हैं, सुब्रमण्यम भारती जी का जितना मजबूत रिश्ता तूतुकुड़ी से था, उतना ही मजबूत रिश्ता मेरे संसदीय क्षेत्र, मेरी काशी से भी है। हम काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लगातार मजबूत कर रहे हैं। சுப்பிரமணிய பாரதி போன்ற தேசிய கவியும் கூட இங்கே அருகேதான் பிறந்திருக்கிறார். நீங்கள் அனைவரும் நன்கறிவீர்கள், சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு எத்தனை பலமான உறவு தூத்துக்குடியோடு இருக்கின்றதோ, அதே அளவு பலமான உறவு என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியான காசியோடும் இருக்கின்றது. காசி தமிழ்ச் சங்கமம் போன்ற ஏற்பாடுகள் வாயிலாக நமது கலாச்சார மரபுகளை நாங்கள் தொடர்ந்து வலுப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம். फ्रेंड्स, मुझे याद है पिछले वर्ष ही मैंने तूतुकुड़ी के प्रसिद्ध पर्ल्स बिल गेट्स को उपहार में दिए थे। वो पर्ल्स
उन्हें बहुत पसंद आए थे। यहां के पांड्या पर्ल्स एक समय पर पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमिक पावर का सिंबल हुआ करते थे। நண்பர்களே, கடந்த ஆண்டுதான் நான் தூத்துக்குடியின் பிரபலமான முத்துக்களை பில்கேட்ஸுக்கு பரிசாக அளித்தது எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கின்றது. அவருக்கு அந்த நல்முத்துக்கள் மிகவும் பிடித்திருந்தது. நமது பாண்டி நாட்டு முத்துக்கள் ஒரு காலத்தில் உலகம் முழுவதிலும் பாரதத்தின் பொருளாதார வல்லமையின் அடையாளமாக இருந்து வந்தது. साथियों, आज हम यहां अपने प्रयासों से विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एफटीए भी इसी विजन को गति देता है। நண்பர்களே, இன்று நாம் இங்கே நமது முயற்சிகளின் காரணமாக வளர்ச்சியடைந்த தமிழ்நாடு மற்றும் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற தொலைநோக்கினை முன்னெடுத்து முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம். பிரிட்டன் மற்றும் பாரதத்திற்கு இடையே நடந்த எஃப்டிஏ தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தமும் கூட இந்த தொலைநோக்கிற்கு வேகம் அளிக்கின்றது. आज भारत की ग्रोथ में दुनिया अपनी ग्रोथ देख रही है। ये एग्रीमेंट भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। इससे दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की हमारी रफ्तार और तेज होगी। இன்று பாரதத்தின் வளர்ச்சியிலே உலகம் தனது வளர்ச்சியை காண்கிறது. இந்த ஒப்பந்தமும் கூட பாரதத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு புதிய பலத்தை அளிக்கும். இதனால் உலகத்தின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக ஆகும். நமது வேகம் இன்னும் விரைவாகும். साथियों, इस एफटीए एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में बिकने वाले 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन में भारतीय चीजें सस्ती होंगी तो वहां डिमांड बढ़ेगी और यहां भारत में उन चीजों के निर्माण के लिए ज्यादा मौके बनेंगे। நண்பர்களே, இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு பிரிட்டனில் விற்பனையாகும் 99% பாரத நாட்டு பொருட்களின் மீது எந்த ஒரு வரியும் விதிக்கப்படாது. பிரிட்டனில் பாரத நாட்டு பொருட்கள் விலை மலிவானவையாக இருக்கும். அங்கே அவற்றுக்கான தேவை அதிகரிக்கும். அதே வேளையில் இங்கே பாரதத்திலே அந்த பொருட்களை உருவாக்க அதிக வாய்ப்புகள் உருவாகும். साथियों, भारत ब्रिटेन एफटीए से तमिलनाडु के युवाओं को, हमारे छोटे उद्योगों, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को सबसे अधिक लाभ होगा। इससे इंडस्ट्री हो, हमारे मछुआरे भाई बहन हो या फिर रिसर्च और इनोवेशन, सबके लिए फायदा ही फायदा है। நண்பர்களே, பாரதம் பிரிட்டன் நாடுகளின் தடையில்லா வணிக ஒப்பந்தம் எஃப்டிஏ நம் நாட்டு இளைஞர்களுக்கு, நமது சிறு குறு நடுத்தர தொழில்துறைக்கு, நம்முடைய ஸ்டார்ட் அப்புகளுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இதனால் தொழில்துறையாகட்டும், நமது மீனவர்களாகட்டும், அல்லது ஆய்வுகள் மற்றும் புதுமைகள் படைத்தலாகட்டும், அனைவருக்கும்
ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். साथियों, आज भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है. आप सभी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है. आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है. भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की निंद उड़ाए हुए हैं. நண்பர்களே, இன்று மேக் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் தயாரிப்போம் மற்றும் மிஷன் மேனுஃபேக்சரிங், இந்தியாவில் தயாரிக்கும் திட்டத்துக்கும் பாரத அரசு அதிக வலு சேர்க்கிறது. ஆபரேஷன் சிந்தூரின் போது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் குறிக்கோளின் பலத்தை கண்கூடாக பார்த்திருப்பீர்கள். பயங்கரவாதிகளின் பதுங்கி இடங்களை மண்ணோடு மண்ணாக்கியதில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களின் பெரும் பங்களிப்பு இருந்தது. நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் இன்றும் கூட பயங்கரவாதத்தை ஆதரித்தவர்களை தூங்க விடாமல் செய்திருக்கிறது. फ्रेंड्स, तमिलनाडु के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है. तमिलनाडु में हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं. साथ ही एयरपोर्ट, हाईवेज और रोडवेज को भी आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं. நண்பர்களே, நமது தமிழ்நாட்டின் ஆற்றல் வளத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த தமிழ்நாட்டின் உள்கட்டமைப்புகளை நவீனப்படுத்தும் முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது. தமிழ்நாட்டிலே நாங்கள் துறைமுக கட்டமைப்பை உயர் தொழில்நுட்பம் உடையதாக ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இதோடு கூடவே விமான நிலையங்கள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ரயில்வே துறை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயும் கூட பரஸ்பர ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம். आज तूतुकुड़ी एयरपोर्ट के नए एडवांस टर्मिनल का शुभारंभ इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है. 450 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बना ये टर्मिनल अब हर साल 20 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को होस्ट करेगा. पहले ये सालाना कैपेसिटी केवल 3 लाख पैसेंजर की थी. இன்று தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தின் புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட முனையத்தின் தொடக்க விழா இந்த திசையிலே மேலும் ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பாகும். 450 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த முனையம் இப்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயணிகளை வரவேற்கும். முன்பு ஆண்டுக்கு வெறும் 3 லட்சம் பயணிகளை மட்டும் கையாளும் திறன் கொண்டதாக இருந்தது இது. साथियों, नए टर्मिनल के बाद देश के कई और रूट्स तक तूतुकुड़ी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
तमिलनाडु में कॉरपोरेट ट्रैवल, एजुकेशन हब, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही इस इलाके के टूरिज्म पोटेंशियल को भी नई एनर्जी मिलेगी। நண்பர்களே, இந்த புதிய முனையம் தொடக்கப்பட்ட பிறகு இனி வரவிருக்கும் காலத்திலே தேசத்தின் மேலும் பல வழிகள் வரை தூத்துக்குடியின் இணைப்பு அதிகரிக்கும். அப்போது இங்கிருக்கும் வியாபாரத்துக்கும் தொழில்களுக்கும் ஊக்கம் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டின் பெருநிறுவன பயணங்கள், கல்வித்துறை மையங்கள், உடல்நல கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு இதனால் ஆதாயங்கள் ஏற்படும். இதோடு கூடவே இந்த பகுதியில் சுற்றுலாவுக்கான சாத்தியக்கூறுகளுக்கும் புதிய ஆற்றல் கிடைக்கும். साथियों, आज हमने तमिलनाडु के 2 मेजर रोड प्रोजेक्ट्स को भी जनता को समर्पित किया है। करीब 2500 करोड़ रुपीस से बनी ये रोड्स 2 मेजर डेवलपमेंट एरिया को चेन्नई से जोड़ने जा रही है। इन रोड्स की वजह से डेल्टा जिलों से चेन्नई की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। நண்பர்களே, இன்று நாம் தமிழ்நாட்டின் 2 பெரிய சாலை கட்டமைப்புகளையும் கூட மக்களுக்கு அர்ப்பணித்திருக்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட 2500 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சாலைகள் 2 பெரிய வளர்ச்சி பகுதிகளை சென்னையோடு இணைக்க இருக்கின்றன. இந்த சாலைகள் டெல்டா மாவட்டங்களை சென்னையோடு சிறப்பாக இணைக்கும் பணியை ஆற்றும். साथियों, इन प्रोजेक्ट्स की मदद से तूतुकुड़ी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर हुई है। ये रोड्स इस पूरे इलाके के लिए ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगी, साथ ही ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते भी खोलेगी। நண்பர்களே, இந்த திட்டங்களின் உதவியோடு தூத்துக்குடி துறைமுகத்தின் இணைப்பும் கூட இன்னும் சிறப்பாக ஆகியிருக்கிறது. இந்த சாலைகள் இந்த மொத்த பகுதியின் வாழ்க்கையை சுலபமாக வாழும் தன்மையை மேலும் சிறப்படைய செய்யும். இது கூடவே வர்த்தகம், வேலை வாய்ப்புக்குமான புதிய பாதைகளும் திறக்கும். साथियों, हमारी सरकार देश की रेलवे को इंडस्ट्रियल ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत की लाइफलाइन मानती है। इसलिए बीते 11 इयर्स में देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने मॉडर्नाइजेशन का नया दौर देखा है। तमिलनाडु रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन कैंपेन का एक प्रमुख सेंटर है। நண்பர்களே, நமது அரசாங்கம் தேசத்தின் ரயில்வே துறையை தொழில்துறை வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பு பாரதத்தின் உயிர்நாடியாக கருதுகிறது. ஆகையால் தான் கடந்த 11 ஆண்டுகளிலே தேசத்தின் ரயில்வே துறை கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கம் என்ற புதிய போக்கை கடந்து வந்திருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் ரயில்வே துறை கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கல் இயக்கத்தின் ஒரு முக்கியமான மையமாகும். हमारी सरकार अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तमिलनाडु के 77 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कर रही है। आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों के जरिए तमिलनाडु के लोगों को नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। देश का पहला और अनूठा वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज
पंबन ब्रिज भी तमिलनाडु में बना है। पंबन ब्रिज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों बढ़ा है। நமது அரசாங்கம் அமுத பாரத நிலையங்கள் திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டின் 77 நிலையங்களின் மறுமேம்பாட்டை மேற்கொண்டு வருகின்றது. நவீன வந்தே பாரத் ரயில்கள் வரிசையில் தமிழ்நாட்டின் மக்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் கிடைத்து வருகின்றது. தேசத்தின் முதல் மற்றும் தனித்தன்மை வாய்ந்த செங்குத்து தூக்கு ரயில் பாலமான பாம்பன் பாலமும் கூட தமிழ்நாட்டில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பாம்பன் பாலத்தால் வியாபாரம் செய்வதில் சுலபத்தன்மை மற்றும் பயணிப்பதில் சுலபத்தன்மை இரண்டுமே அதிகரித்திருக்கின்றது. साथियों, आज देश में मेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का महाअभियान चल रहा है। कुछ दिन पहले शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल है। इस ब्रिज ने पहली बार रेलवे के जरिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ दिया है। நண்பர்களே, இன்று தேசத்திலே மிகப்பெரிய மற்றும் நவீன கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் மாபெரும் வேள்வி நடைபெற்று வருகின்றது. சில நாட்கள் முன்பாக தொடங்கப்பட்ட ஜம்மு காஷ்மீரத்தின் சினாப் பாலம் பொறியியல் அற்புதமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த பாலம் காரணமாக முதன்முறையாக ரயில் பாதை வாயிலாக ஜம்மு பகுதி श्रीनगरोடு இணைக்கப்பட்டது. इसके अलावा देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। असम में बोगीबील ब्रिज बना है। 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सोनमर्ग टनल बनी है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने पूरे किए हैं। इन सभी से हजारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। இவை தவிர தேசத்தின் மிகவும் நீளமான கடல் பாலம் அடல் பாலம் உருவாக்கப்பட்டது. அசாமிலே போகிபீல் பாலம் கட்டப்பட்டது. 6 கிலோமீட்டருக்கும் அதிக நீளம் கொண்ட சோன்மார்க் சுரங்கப்பாதை உருவாக்கப்பட்டது. இப்படி எத்தனையோ திட்டங்களை பாரத அரசு, என்டிஏ அரசு நிறைவேற்றி இருக்கின்றது. இவை அனைத்தும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி அளித்திருக்கின்றது. फ्रेंड्स, आज भी हमने तमिलनाडु में जिन रेलवे प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया है, उनसे दक्षिण तमिलनाडु के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मदुरई से बोडी नायकनूर इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद अब यहां वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने का रास्ता खुल गया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु की स्पीड को और इसके डेवलपमेंट स्केल दोनों को एक नई शक्ति देने जा रहे हैं। நண்பர்களே, இன்றும் கூட தமிழ்நாட்டிற்காக நாம் எந்த ரயில் துறை திட்டங்களை அர்ப்பணித்திருக்கின்றோமோ இவற்றால் தென் தமிழ்நாட்டின் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆதாயங்கள் ஏற்படும். மதுரை போடி நாயக்கனூர் வழிப்பாதை மின்மயமாக்கப்பட்ட பிறகு இப்போது இங்கே வந்தே பாரத் போன்ற ரயில்கள் பயணிக்கும் பாதை திறக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த ரயில்வே திட்டங்கள்
தமிழ்நாட்டின் வேகத்தை மற்றும் அதன் வளர்ச்சியின் வீச்சு இரண்டுக்குமே ஒரு புதிய சக்தியை அளிக்க இருக்கின்றது. साथियों, आज यहां 2000 मेगावाट के कुडानकोलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की नींव भी रखी गई है. करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये सिस्टम आने वाले वर्षों में देश को क्लीन एनर्जी देने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है. நண்பர்களே, இன்று இங்கே 2000 மெகாவாட் கூடங்குளம் அணுமின் சக்தி திட்டங்களிலிருந்து மின்சாரத்தை கொண்டு செல்லும் திட்டங்களுக்கான அடித்தளமும் நாட்டப்பட்டது. சுமார் 550 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உருவாகி வரும் இந்த அமைப்பு வரவிருக்கும் ஆண்டுகளிலே தேசத்திற்கு தூய்மையான எரிசக்தியை அளிக்கும் பெரிய பங்களிப்பை ஆற்ற இருக்கின்றது. ये एनर्जी प्रोजेक्ट भारत के ग्लोबल एनर्जी टारगेट और एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स को पूरा करने का माध्यम बनेगा. जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तमिलनाडु की इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक यूजर्स को भी इससे बड़ा लाभ होगा. இந்த எரிசக்தி பாரதத்தை உலக எரிசக்தி இலக்குகளையும் சுற்றுச்சூழல் உறுதிப்பாடுகளையும் நிறைவேற்றும் ஊடகமாக ஆக்கும். மின்சார தயாரிப்பு அதிகரிக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறைக்கு, உள்ளூர் நுகர்வோர் ஆகிய அனைவருக்கும் இதனால் லாபம் ஏற்படும். साथियों, मुझे खुशी है कि तमिलनाडु में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेज गति से चल रही है. अब तक सरकार को करीब 1 लाख एप्लीकेशन मिल चुकी है और 40,000 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं. ये योजना न केवल फ्री और क्लीन बिजली दे रही है, बल्कि हजारों की संख्या में ग्रीन जॉब्स भी पैदा कर रही है. நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டில் பிரதம மந்திரி சூரிய சக்தி வீடு இலவச மின்னாற்றல் திட்டத்தின்படி விரைவான கதியிலே செயல்பட்டு வருகின்றது. இது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. இதுவரை சுமார் 1 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் வந்துவிட்டன. 40,000 சூரிய சக்தி கூரை மீதான கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு விட்டன. இந்த திட்டம் இலவசமானது. மாசேற்படுத்தா மின் சக்தியை அளிப்பது மட்டுமல்ல, ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் பசுமை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டும் வருகின்றது. साथियों, तमिलनाडु का डेवलप तमिलनाडु का सपना, ये हमारा कोर कमिटमेंट है. हमने तमिलनाडु के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज को निरंतर प्राथमिकता दी है. நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, மேம்பட்ட தமிழ்நாடு என்ற கனவு, இவை நமது முக்கியமான உறுதிப்பாடுகளாகும். நாங்கள் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியோடு தொடர்புடைய கொள்கைகளுக்கு தொடர்ந்து முதன்மை அளித்து வந்திருக்கின்றோம். पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने डिवॉल्यूशन के जरिए तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं. ये अमाउंट पिछली यूपीए सरकार द्वारा भेजी गई राशि की तुलना में
more than 3 times है. கடந்த தசாப்தத்திலே மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு என்ற வகையிலே தமிழ்நாட்டுக்கு 3 லட்சம் கோடி ரூபாயை அளித்திருக்கின்றது. இந்த தொகை கடந்த யூபிஏ அரசாங்கம் வாயிலாக அளிக்கப்பட்ட தொகையோடு ஒப்பீடு செய்யும் போது 3 மடங்குக்கும் அதிகமானது. इन 11 years में तमिलनाडु को 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं. पहली बार कोस्टल एरियाज में फिशरीज सेक्टर से जुड़े समुदायों की किसी सरकार ने इतनी चिंता की है. ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए हम कोस्टल इकोनॉमी को विस्तार दे रहे हैं. இந்த 11 ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டுக்கு 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள், முதன்முறையாக கரையோர பகுதிகளின் மீன்பிடி துறையோடு தொடர்புடைய சமூகங்களுக்கு எந்த ஒரு அரசும் இத்தனை கரிசனத்தையும் அக்கறையையும் வெளிப்படுத்தியதே இல்லை. நீல புரட்சி வாயிலாக நாங்கள் கரையோர பொருளாதாரத்திற்கு விரிவாக்கம் அளித்து வருகின்றோம். साथियों, आज तूतुकुड़ी के ये धरती विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है. कनेक्टिविटी, पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट विकसित तमिलनाडु, विकसित भारत का सशक्त आधार बनाने वाले हैं. मैं एक बार फिर तमिलनाडु के अपने सभी परिवारजनों को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. நண்பர்களே, தூத்துக்குடியின் இந்த மண் ஒரு புதிய புரட்சியின் சாட்சியாக ஆகி வருகின்றது. இணைப்பு, மின் பரிமாற்றம், கட்டமைப்பு என இந்த அனைத்து திட்டங்களும் வளர்ச்சியடைந்த தமிழ்நாடு, வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் பலம் வாய்ந்த ஆதாரங்களாக ஆக இருக்கின்றன. நான் மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாட்டின் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த அனைத்து திட்டங்களுக்குமான என்னுடைய இதயம் கனிந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். பல பல நன்றிகள். मेरी एक और प्रार्थना है. आज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा ही है. तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट से ये नए एयरपोर्ट का गौरव बढ़ाइए. நண்பர்களே, இன்று நான் உங்களுடைய கரை புரண்டு ஓடும் உற்சாகத்தை காண்கிறேன். இந்த உற்சாகத்தின் வெளிப்பாடாக உங்கள் மொபைல் பேசியை எடுத்து ஒளியை காட்டுங்கள். भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. वणक्कम.
तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण तमिलनाडु